डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम हमने एक सेशन अपलोड करा था जिसमें मैंने कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करे थे। बेसिकली आर्टिकल्स, नाउन्स और वर्ब्स उसमें हमने कवर करे थे एग्जाम्स के हिसाब से। या नॉर्मली भी ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से ही फॉर्म होते हैं। लास्ट टाइम एज आई टोल्ड यू नाउन्स, आर्टिकल्स और वर्ब्स कवर हुए थे, तो अब हम थोड़े आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं आज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आज सबको पता ही होगा। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो। जैसे इफ आई से राम इज अ गुड बॉय, तो हम राम की जगह ही लगा सकते हैं, तो ही इज अ प्रोनाउन। इफ आई से देहरादून इज अ बिग सिटी, तो देहरादून की जगह आप इट लगा सकते हैं, इट बिकम्स अ प्रोनाउन। तो आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट आर कॉल्ड प्रोनाउंस। उसी की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की हो गई, हिम, ठीक है। इस तरीके से यू की यू ही रहती है, आई की मी हो जाती है। देन पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये अभी हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सीडीएस में 500 स्विच में जरूरी है, अदरवाइज एनडीए में रेफरेंस इसका इतना नहीं रहता है। पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो यहाँ माई क्या हो गया? एक पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और जो वर्ड नाउन को रिलेट करेगा वो एडजेक्टिव होता है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पे माइन हो गया एक पोसेसिव प्रोनाउन। सो पोसेसिव प्रोनाउन्स आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो बस आपने ये बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करना। स्पेशली एनडीए स्टूडेंट्स, यस सीरियस स्टूडेंट्स को इसका पता होना चाहिए प्रॉपर्ली, बिकॉज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। नाउ लेट अस डू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोनाउंस चैप्टर में आ सकते हैं। Firstly, always remember, grammar में we have three people. First person is I and we. Second person is you. And third person होते हैं the remaining ones. He, she, it, they और बाकी singular और plural nouns. They are called third person. ठीक है? First, second, third person. अब अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का एक्चुअल सीक्वेंस क्या होता है। अब ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी तरह कोई भी प्रोनाउन प्लेस करते हो, एक जनरल सीक्वेंस है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब सेंटेंस में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमारा सीक्वेंस होता है 2, 3, 1। मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। 2, 3, 1। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस है आपका He and you are studying. He and you are studying, right? अब यहाँ पर देखिए he थर्ड पर्सन है, you सेकंड पर्सन है, studying is a good activity, तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो जब भी एक नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमारा सीक्वेंस 2, 3, 1 होना चाहिए, ना कि 3, 2, 1। तो यहाँ पर एरर है, दिस इज रॉन्ग पैटर्न। आपको लिखना चाहिए था You and he are studying। पहले सेकंड पर्सन आएगा, देन फॉलोड बाय थर्ड पर्सन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसलिए आपको पर्सन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पता होना चाहिए। और अगर हमारा सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे होगा, जैसे सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा मेंशन है कि कोई क्राइम कमिट करा है, चीटिंग करी है या कोई मिस्टेक करी है और समथिंग लाइक दिस, तो एक नेगेटिव नोट पे है सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस में एक नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तब हमारा पैटर्न हो जाता है 1, 2, 3। मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है। अब जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू ही रहता है, इट का इट रहता है, दे का देम होता है और वी का अस। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस की, वो आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली, कहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी और कहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पहले हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन कहाँ यूज होगी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट लेटस। लेटस के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे देखो, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, लेट वी नहीं लिखा, मैंने लिखा है लेट अस।
अस क्या हो गई, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं लेट मी डू दिस वर्क। मैंने ये नहीं कहा लेट आई डू दिस वर्क, आई हैव सेड लेट मी डू दिस वर्क। तो मी यहाँ पर क्या हो गई, अगेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेट हिम गो देयर, आई हैव नॉट सेड लेट ही गो देयर, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सेकंड, बिटवीन और एंड के बीच में, ओके, बिटवीन और एंड के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सीक्रेट इज बिटवीन, the secret is between you and me। you and I नहीं कहा मैंने, कहा you and me। यहाँ you भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो मैंने आपको पहले पैटर्न बताया था ना, 1 2 3। सेंटेंस एक नॉर्मल नोट पर है, पॉजिटिव नोट पर है, तो यहाँ हमें पैटर्न का भी ध्यान रखना है। मी एंड यू नहीं कर सकते थे। पैटर्न क्या होगा, 2 3 1। तो देखो 2 3 1, सेकंड पर्सन पहले आया, थर्ड पर्सन है ही नहीं तो आप उसको स्किप कर दो, 2 3 1, जो पर्सन नहीं है उसको स्किप कर दिया। तो इसीलिए मैंने आपको पैटर्न बताया था। पैटर्न का इस्तेमाल हर जगह होता है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसको मी एंड यू नहीं कर सकते थे, बट बेसिकली इस तरह के सेंटेंसेस में आपको यही एरर आएगा कि या तो सब्जेक्टिव केस दे देते, बिटवीन यू एंड आई दे देते तो गलत हो जाता, यू एंड शी दे देते तो गलत हो जाता, बिटवीन यू एंड हर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन और एंड के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आती है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये भी प्रेपोजिशन ही है बिटवीन, तो देखिए हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया है, दिस गिफ्ट इज फॉर हर। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, तो हमने क्या लगा दिया, हर। हर हो गई है शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखिए प्रेपोजिशंस के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज करते हैं। कोई भी प्रेपोजिशन होगा, राइट, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। लाइक आई एम टॉकिंग टू देम, आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू व्हाटएवर, आई एम टॉकिंग टू हर। तो आप टू यहाँ प्रेपोजिशन है तो आपने कौन सी फॉर्म यूज करी है सब प्रोनाउंस की, ऑब्जेक्टिव। So I am covering the important points here students, so please remember, I'll repeat again, let के बाद objective form आएगा, between और and के साथ objective, और prepositions के बाद objective form आता है। This can come in fill-ups also as well as errors। fill-ups और errors दोनों के हिसाब से ही important है। Now let us study few cases जहां पर हम subjective form को use करेंगे। few places where we will use subjective form। subjective form जैसे I, he, she, you, we, they, it, ये सब खुद में ही subjective form होती है। first very very important point, imaginary sentence। जब हमने verbs पढ़े थे तो मैंने आपको imaginary sentence बताया था। imaginary sentence में वर verb का यूज होता है और वुड का, वर एंड वुड। तो या तो आप इमेजिन करोगे कुछ कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन होने का, जैसे इफ आई वर अ बर्ड या इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो कॉमन या प्रॉपर लगाया। बट ऐसा भी तो हो सकता है हम कोई पर्सन होने का इमेजिनेशन करें, मतलब अगर हमारे सामने कोई पर्सन है और हम उससे इंस्पायर होते हैं तो कई बार हम बोलते हैं ना, अगर मैं इसकी तरह होता, अगर मैं इनकी तरह होता। तो उस पर्सन के लिए अगर वो मेल है तो हम ही लगा सकते हैं, फीमेल है तो शी भी तो लगा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा उस पर्सन के लिए कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन का यूज करना हो। तो अगर ऐसा कोई केस आता है एग्जाम में, ऐसा कोई सेंटेंस आए, एरर में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है, सो ऑलवेज रिमेंबर इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रोनाउन इज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म एंड नॉट ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर ही होगा, इफ आई वर हिम नहीं होगा। सो इमेजिनरी सेंटेंस में अगर आप एक प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, इट्स ऑलवेज मेंशन्ड इन subjective form। if I were he, if I were she, if I were we, if I were you, if I were they,
ये आई नो आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ा एब्रप्ट लग रहा होगा, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम ये बोलने में अजीब सा लग रहा है, बिकॉज वी हैव बीन स्पीकिंग रॉन्ग। काफी टाइम से हम लोग स्कूल से ही गलत बोलते आते हैं, देयर इज नोबडी टू करेक्ट अस, बट नाउ इट्स टाइम यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, राइट। आपको अपने ग्रामर के पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट करना है। सो प्लीज रिमेंबर, इमेजिनरी सेंटेंस में अगर आप एक कॉमन और एक प्रॉपर नाउन नहीं लगा रहे हो, आप एक प्रोनाउन यूज कर रहे हो, इट इज ऑलवेज रिटन इन सब्जेक्टिव फॉर्म, नेवर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दिस कैन कम इन एरर ऑल्सो, जैसे इफ आई वर हिम आ गया तो वो एरर है, इफ आई वर ही होना चाहिए। प्लस फिलअप्स में आ सकता है, ब्लैंक दे देंगे, ही शी, आपको ही हिम हिज इस तरीके के कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपने सब्जेक्टिव फॉर्म देख के उसको करेक्ट मार्क करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस जहां पर हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं, इट इज या इट वॉज के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज, अगर सेंटेंस आ गया इट इज मी हु मेड द मिस्टेक, लेट्स से अगर ये सेंटेंस आपको एरर में आता है, इट इज मी हु मेड द मिस्टेक, तो इसमें गलती कहां पर है, ए पार्ट, because it is always followed by subjective form not objective form। इसका करेक्शन होना चाहिए it is I, तो it is हो या it was हो या it will be हो, वो कोई भी टेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो it is I who made a mistake होगा, it is me नहीं होगा, it is he who made a mistake, it is him नहीं होगा, it is she who made a mistake, it is her नहीं होगा। So remember it is या it was he who did this, it is he who has to be blamed। So आप it is या it was या it will be कुछ भी होगा, इस तरह के सेंटेंस में भी हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। पहला, इमेजिनरी सेंटेंस में वर्क के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा इट विल ऑलवेज बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म। सेकेंडली, इट इज इट वाज के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ यूज करेंगे। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट केस विच आई एम गोइंग टू टेल यू, विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट बी नोइंग। अगेन हम क्योंकि गलत बोलते आते हैं और स्पोकन इंग्लिश के रूल्स हमारी जो कॉम्पिटिटिव हमारी जो ग्रामर है ना उससे बहुत डिफर करते हैं। तो कई बार स्पोकन इंग्लिश में कुछ चीजें करेक्ट होती हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट जब हम उनको कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज या रिटन इंग्लिश रिटन ग्रामर के हिसाब से करते हैं तो वो रूल्स के हिसाब से गलत मानी जाती हैं। तो हमें फिलहाल उस हिसाब से ही स्टडी करना है जैसे आपके कॉम्पिटिटिव के जो रूल्स हैं। अब देखिए कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे 2 लोगों में कंपैरिजन करा कि वो मुझसे बेहतर है, तो आप नॉर्मली एक सेंटेंस किस तरह से बोलोगे? योर सेंटेंस वुड बी ही इज बेटर, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, than लग गया, ठीक है, he is better than dash। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेट्स से आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस हियर बिकॉज उन 2 में ही आपको कंफ्यूजन होगा। he is better than I, सेकेंड ऑप्शन he is better than me। अब देखिए दोनों प्रोनाउंस हैं, I सब्जेक्टिव फॉर्म है और me ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच फॉर्म विल कम हियर, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। स्पोकन इंग्लिश में लॉट ऑफ पीपल से ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ज्यादातर लोग अगर आप सुनोगे तो बोलेंगे ही इज बेटर देन मी। स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट होगा बट ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से करेक्ट नहीं होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको फिलअप या एरर में आया तो ऑलवेज रिमेंबर आप सब्जेक्टिव फॉर्म फिल करोगे। द रीजन बीइंग, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम हमेशा एक जैसी चीजों का करते हैं। देखिए अगर आप एक फैन का कंपैरिजन कर रहे हो तो फैन से ही करोगे, ट्यूबलाइट से नहीं करोगे ना। आप एक क्लासरूम का कर रहे हो तो क्लासरूम से ही करोगे, आप क्लासरूम का कंपैरिजन रोड से तो करोगे नहीं या किसी दुकान से तो करोगे नहीं। तो सिमिलरली ही यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, तो आप ही एज अ सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन करा जाता है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करना है। तो आई और मी में सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, टेल मी? यस, इट्स आई। तो करेक्ट आंसर वुड बी ही इज बेटर देन आई। मी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया रूल, आपने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो गलत। सो रिमेंबर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर आई अप्रोप्रिएट होगा एज कंपेयर टू मी। तो कोई भी फॉर्म आ जाए प्रोनाउन की, कोई सा भी प्रोनाउन आ जाए, या ही होता हिम होता तो ही करेक्ट आंसर होता,
ही इज बेटर देन ही, मतलब दो मेल्स में कंपैरिजन हो गया, ही इज बेटर देन शी, ही इज बेटर देन दे, ही इज बेटर देन वी, गॉट इट। तो कोई भी आप प्रोनाउन यूज करोगे, रिमेंबर अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्ट। अब जैसे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन का सेंटेंस क्या हो सकता है, अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, ऑल्दो इस रूल में आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन का एरर या फिलअप आने के मैक्सिमम चांसेस हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बट स्टिल आई शेयर वन एग्जांपल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन का भी, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। आई नो यू as much as I know dash, आपके ऑप्शंस he and him। देखिए एक सब्जेक्टिव ऑप्शन दिया मैंने आपको, एक ऑब्जेक्टिव केस। अब I know you as much as I know him, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया I, ऑब्जेक्ट हो गया you, क्योंकि जो डूअर होता है आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, जिसको जानते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर है। अब आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो, आप मेरा कर रहे हो कि जिसको मैं जानती हूँ उसका कर रहे हो? ऑब्वियसली मेरा नहीं कर रहे हो, मैं तो खुद कंपैरिजन कर रही हूँ आपका किसी दूसरे पर्सन से, राइट, आपका किसी थर्ड पर्सन से, कि मैं आपको उतना ही जानती हूँ जितना किसी तीसरे को जानती हूँ, तो मैं तो कंपैरिजन कर रही हूँ ना, आई एम जस्ट द सब्जेक्ट, कंपैरिजन तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स में हो गया, राइट। तो इसलिए अब ऐसे केस में ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा him, not he, बिकॉज यहाँ पर हमने you का कंपैरिजन करा है और you क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये बस यही पॉइंट ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ, स्पेशली फिलअप्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको इस तरह के फिलअप्स आ जाते हैं। एंड अगर आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे मैंने ये सेकंड एग्जांपल डिस्कस करा है, तब आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे। बट इसमें एज आई एम सेइंग आप देखना सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन का ही ज्यादातर एरर या फिलअप्स में आता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बहुत रेयर है कि वी हैव सीन पास्ट ईयर्स में आया हो। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ आएगी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ आएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं या छाया पड़ती है तो हम अपनी इमेज देखते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव होता है जब हम खुद से कोई काम करते हैं, ठीक, राइट, हम खुद से अपना काम कर रहे हैं। तो जितने ये वर्ड्स होते हैं एंडिंग विद सेल्फ और सेल्स, SELF, SELVS, दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव। अगेन एनडीए के लिए इतनी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीरियस स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ड्स एंडिंग विद SELF, SELVES, दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे thyself आया था पास्ट ईयर में एक वर्ड, THYSELF, वो शेक्सपियर लैंग्वेज में यूज होता था ना, thyself, तो SELF पढ़ा तो रिफ्लेक्सिव, सिंपल। अब इसका ग्रामर में इंपॉर्टेंस सीखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जब भी क्लास में किसी स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है, आई हैव सीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ राम। आप ये गलती कर रहे हो, देखो माई सेल्फ से कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रूल है कि नाउन से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अब आपने माई सेल्फ के बाद तो अपना नाम बोल दिया, अगर आपका नाम राम है तो आपने बोल दिया माई सेल्फ राम, राम एक प्रॉपर नाउन है, तो आपने तो नाउन से पहले रिफ्लेक्सिव लगा दिया, इसलिए वो ग्रामेटिकली गलत है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आपसे अपना इंट्रो देने के लिए बोलेगा तो आप माई सेल्फ से कभी सेंटेंस शुरू नहीं करोगे, इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। आपको बोलना चाहिए आई एम या माई नेम इज। सो रिमूव दिस प्लीज, ये माई सेल्फ बोलना छोड़ दीजिए। तो यही आपको एरर में भी आ सकता है। अगर आपको सेंटेंस आ जाए लेट्स से माई सेल्फ राम फ्रॉम व्हाटएवर, तो ये एरर है। आप ए पार्ट में यहाँ एरर दिखाएंगे, माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सो सबसे पहला तो रिफ्लेक्सिव का ये एक इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चन आ सकता है, दैट अ सेंटेंस कैन स्टार्ट विद माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। देखिए देयर इज नथिंग टू डिफिकल्टी नहीं है इसमें कुछ भी एज सच याद रखने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, कुछ रिफ्लेक्सिव होते हैं, आई विल जस्ट टेल यू द इंपॉर्टेंट वंस बिकॉज फोकस उन्हीं पे रहता है एग्जाम्स में, आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग करनी भी नहीं है।
आपको मैं कुछ 3 से 4 वर्ब्स बता रही हूँ, आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि उनके बाद रिफ्लेक्सिव लगेगा। अडैप्ट पहला वर्ब है, आई एम राइटिंग वी इन द ब्रैकेट, वी मीन्स वर्ब। अडैप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अडैप्ट मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना बेसिकली। जैसे अडैप्ट योरसेल्फ, योर का रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, यू का रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, योरसेल्फ। अडैप्ट योरसेल्फ टू द व्हाटएवर चेंजिंग सिचुएशन, अडैप्ट योरसेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। तो अडैप्ट के बाद देखिए क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ, यू से रिलेटेड योरसेल्फ, या अडैप्ट हिमसेल्फ, ही शुड अडैप्ट हिमसेल्फ, शी शुड अडैप्ट हरसेल्फ, दे शुड अडैप्ट देमसेल्फ। तो वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव आपका चेंज होता रहेगा। तो पहला वर्ब अडैप्ट ध्यान रखना। सेकंड वर्ड आपने ध्यान रखना है वर्ब अवेल। अवेल मतलब भी यही होता है, अवेल मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। जैसे कई बार सेल लगती है तो हम पढ़ते हैं ना, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, सेल का फायदा उठाओ। तो अवेल के बाद अगेन रिफ्लेक्सिव आ सकता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो अडैप्ट ध्यान रखिए, अवेल ध्यान रखिए, देन रिमेंबर रिकंसाइल। रिकंसाइल मतलब यही होता है एडजस्ट करना। Reconcile yourself to the changing situation. Women must reconcile themselves to the society, मतलब सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर दीज वर्ब्स, अडैप्ट और अवेल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अडैप्ट और अवेल। और उसके बाद रिकंसाइल है, वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। एडजस्ट होता है, एडजस्ट योरसेल्फ, तो एडजस्ट के बाद भी लगता है, एब्सेंट के बाद लगता है। कई बार एब्सेंट एज अ वर्ब यूज होता है। एक तो हम बोलते हैं ही वाज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, दूसरा होता है ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना, क्योंकि खुद को उसने क्लास से मिस आउट करा, सो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। बट इतना एज सच यू कैन से, इतना डिटेलिंग में आई डोंट थिंक इट कम्स। आप इतना ध्यान रख लो, बट बेसिक अवेल एंड अडैप्ट एंड रिकंसाइल, अगर ये वर्ब्स आएंगे दे आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये रिफ्लेक्सिव का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रोनाउंस में रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउंस अगेन फिलअप्स एरर्स में आ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, whom, which, when, where, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये नाउन और उसके रिलेटेड एक्शन में रिलेशन बताते हैं, जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है। अब इसमें हु और whom सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। हु यूज होता है सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात है तो आप हु लगाओ, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप whom लगाओ, सिंपल एज दैट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बस आइडेंटिफाई करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से ही इज द बॉय डैश वन द मैच। अब बॉय यहाँ पे हमें एक नाउन दे दिया, एक्शन हो गया वन। बॉय ने ही तो मैच जीता है, तो जीतने वाला सब्जेक्ट होता है। तो अंडरस्टूड है, बॉय सब्जेक्ट है, उसी की बात हो रही है, तो क्या लगेगा हु। ही इज द बॉय हु वन द मैच। तो अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का रेफरेंस है तो हु लगाइए। अगर यहीं पर हुम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता तो आप हुम लगाते। फॉर एग्जाम्पल ही इज द टीचर डैश आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वही टीचर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप तो बात कर रहे हो ना, आप सब्जेक्ट हो गए, जिससे रिलेटेड बात कर रहे हो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट होगा। तो टीचर से रिलेटेड बात हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो आंसर क्या हो गया whom। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस में who और whom का डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन एरर ऑल्सो, जैसे who की जगह whom की जगह who, या फिर सीरियस में ये क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में तो आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। प्रोनाउंस बहुत कवर होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके इसके अलावा बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वेयर प्लेस के लिए हो गया, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। व्हेन टाइम के लिए हो गया, दिस इज द टाइम व्हेन आई स्टडी एवरी डे। तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस है, टाइम के लिए व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, ये तो सिंपल है। विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, विच इंपॉर्टेंट है। देखिए विच जनरली यूज होता है या तो नॉन लिविंग के लिए या फिर चॉइस करने के लिए। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में चॉइस है, आउट ऑफ टू, आउट ऑफ ऑल,
बहुत सारों में से आपको एक को पिक करना है तो हम हु या हूम नहीं लगाते, हम विच लगाते हैं. इवन फॉर लिविंग आई विल राइट हियर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड. पहले इस पॉइंट को कवर करते हैं. अगर मुझे कहना है आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डैश इज योर फेवरेट स्टूडेंट, यहां पर मैं इसको इंटेरोगेटिव की तरह यूज कर रही हूँ. क्वेश्चन फॉर्म बन गया मतलब इंटेरोगेटिव, बट रूल वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा. आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डैश इज योर फेवरेट स्टूडेंट. अब सब अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स है क्लास में, उन 20 में से हमें एक को पिक करना है तो चॉइस की बात हो रही है, तो चॉइस के लिए क्या लगेगा, विच. अब यहाँ पे भले ही वो स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा पर हम हु नहीं लगाएंगे, या ऑब्जेक्ट होगा तो हम हुम नहीं लगाएंगे. चॉइस जहां होगी हम क्या यूज करेंगे, विच. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी विच. सेम कैन बी फॉर नॉन लिविंग, जैसे द 2 पेन्स dash one writes better. Of the 2 pens dash one write better. कौन सा पेन बेहतर लिखता है, ठीक है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, which, क्योंकि आपको यहाँ पे चॉइस मांगी गई है. अगेन आप चॉइस की बात कर रहे हो, तो जहां पर भी चॉइस होगी चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, हम विच का यूज करते हैं, हु का नहीं करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगेन ये एरर में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोनाउंस का, ठीक है. और विच बाकी तो सिंपल है, पता ही है सबको, नॉन लिविंग के लिए लगता है. जैसे दिस इज द पेन विच आई यूज, पेन नॉन लिविंग है, चॉइस तो है नहीं, बट नॉन लिविंग के लिए हम हु और होम तो यूज करते नहीं है, तो हम दैट सॉरी विच का यूज करेंगे. तो नॉन लिविंग के लिए अगर जनरली नॉन लिविंग की हम बात कर रहे हैं, उसको डेफिनेट नहीं करा, स्पेसिफिक नहीं करा, तो आप विच का यूज करो. अगर चॉइस का क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन की तरह हो, इंटेरोगेटिव हो या रिलेटिव की तरह हो, तो लिविंग नॉन लिविंग के लिए हम विच लगाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर ऑप्शंस आ गए, फिलअप्स आ गए, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. जैसे अगर सेंटेंस आया आउट ऑफ द 3 सर्वेंट्स डैश ब्रोक द प्लेट, आउट ऑफ द 3 सर्वेंट्स डैश ब्रोक द प्लेट. अब ऑप्शन में विच, हु, हुम तीनों आ गए. अब सर्वेंट्स तो लिविंग है, तोड़ने वाला तो सब्जेक्ट होगा, तो आप सोचोगे हु लिखेंगे, बट चॉइस आ गई ना, आउट ऑफ द 3 सर्वेंट्स पूछा है आपसे, तो आपने वो 3 में से एक को चूज करना है कि किसने प्लेट तोड़ी है. तो जहां चॉइस आती है हमारा आंसर विच हो जाता है. हम ये नहीं देखते कि वो नॉन लिविंग है या लिविंग है. सो दिस इज वन पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, उसके अलावा दैट होता है, दैट भी एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन. दैट भी नॉन लिविंग के लिए यूज हो सकता है. अगर आपका नॉन लिविंग लेट्स से डेफिनेट है तो हम दैट यूज करते हैं. जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई स्टडी डेली, दैट आई रीड एवरी डे. लेट्स से दिस इज द सेम बुक, तो देखो द लग गया, बिकॉज द लगा है, डेफिनेट हो गया बुक, तो दैट लगा है, विच नहीं लगा. तो अगर द सेम, द ओनली जैसे टर्म्स आते हैं ना, द सेम या द ओनली, नाउन से पहले द सेम, द ओनली, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच यूज नहीं होगा, ऑलवेज दैट होगा, चाहे आप लिविंग की बात करो या नॉन लिविंग. क्योंकि अगर हमारा प्रोनाउन इस तरीके, हमारा नाउन इस तरीके से डेफिनेट होता है, तो फिर नॉन लिविंग के लिए हम विच यूज नहीं करते, दैट करते हैं. और लिविंग के लिए तो आप हु करोगे, बट अगर द सेम, द ओनली होगा तो लिविंग के लिए भी दैट लगता है. जैसे ही इज द ओनली बॉय दैट केम फर्स्ट इन क्लास, अब आप हु नहीं लगाओगे क्योंकि द ओनली आ गया. तो द ओनली, द सेम, चाहे लिविंग के लिए हो या नॉन लिविंग के लिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन. द ओनली, द सेम, चाहे लिविंग के लिए यूज हो या नॉन लिविंग के लिए, आप हु यूज नहीं करोगे, आप दैट करोगे. और अगर नॉन लिविंग के लिए है तो आप विच यूज नहीं करोगे, तब भी आप दैट करोगे. ठीक है, और बाकी सिंपल है. जैसे ऐसे टर्म्स होते हैं एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सब के बाद दैट लगता है. जैसे एवरीथिंग दैट आई हैड आई गेव यू, आई हैव नथिंग दैट आई कैन शेयर, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल अस, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, ऑल के बाद दैट लग जाता है कई बार. अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, ऑल दैट आई हैड,
I have donated. एक बहुत कॉमन सेइंग है, all that glitters is not gold. तो यहाँ देखिए all के बाद that लगा है क्योंकि वो नॉन लिविंग को रेफर कर रहा है. तो अगर all नॉन लिविंग को रेफर करता है तो भी that लगता है, all लिविंग को रेफर करेगा तो who लगा सकते हो. तो ये जो which वाला पॉइंट है, एक बार I'll explain you again. इसको अच्छे से just note it down, remember it. अगर चॉइस आती है तो लिविंग के लिए who नहीं लगेगा, which लगेगा, और नॉन लिविंग के लिए तो वैसे ही which लगता है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगा. बट अगर लिविंग है तो चॉइस के लिए which लगेगा, who नहीं लगेगा. विच और दैट में डिफरेंस, अगर आप जनरली बात कर रहे हो किसी नॉन लिविंग की तो विच लगाओ. अगर नॉन लिविंग डेफिनेट है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, सेंटेंस में पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तो दैट लगाओ. लिविंग के लिए आप हु लगाओ. बट अगर द सेम द ओनली आ जाता है तो लिविंग के लिए भी दैट लगता है, तब हम हु नहीं लगाते हैं. जैसे ही इज द सेम स्टूडेंट दैट वन द मैच, क्योंकि द सेम आ गया. अगर यहाँ द सेम ना आता तो हमारा आंसर हु होता. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे. प्रैक्टिस पेपर्स हमने प्रीवियसली भी अपलोड करे हैं, एंड एवरीडे वी आर अपलोडिंग क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टा एंड ऑल. वेबसाइट पे आप देखिए, ऐप भी है. सो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस. जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर आपका प्रैक्टिस होगा, बिकॉज इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. ऑल राइट, so this is for now. In the next session I'll be coming with some more important points covering some other topics. Okay, so please go through it. If you have any doubt you can ask me in the comment section and I'll get back to you. Thank you very much. Jai Hind students.